अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिनियामीन शौकत। पाकिस्तान के कुल ज़री रकबे का तकरीबन 10% सेम थोर की वजह से नकारा हो चुका है, जिससे हम सालाना 900 अरब रुपए का माली नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा ये रकबा फ़ज़ाई आलूदगी का सबब भी बन रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये कि किसानों ने ये रकबा ठीक करने की बजाय इससे हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है और कुछ फार्मर्स ने तो फ़िश फार्म बनाकर ही इनकम को गनीमत जाना। आज सुनो टीवी बनेगा सेम थोर से सताए किसानों की आवाज़ और किसानों को बताएगा कि सेम थोर ज़मीनों में क्यों आती है, इससे छुटकारा हासिल कैसे किया जा सकता है, हुकूमत इस मामले में किसानों की क्या मदद कर सकती है और ये बताएंगे कि फौरी तौर पर किसान इस ज़मीन पर क्या फसल लगा सकते हैं। पाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 196 मिलियन एकड़ है, जबकि ज़री रकबा 88 मिलियन एकड़ पर मुश्तमिल है। 7 मिलियन एकड़ पर जंगलात, जबकि 9 मिलियन एकड़ पर शहरी आबादी है। सहरा 27 मिलियन एकड़ पर फैले हुए हैं। तकरीबन 16 मिलियन एकड़ रकबा मुख्तलिफ इकसाम के कलर की वजह से मुतासिर है और 2.5 मिलियन एकड़ रकबा सेम की वजह से नाकाबिले काश्त है। इस बंजर रकबे पर भी खेती बाड़ी हो सकती है, मगर किसानों को इल्म नहीं कि किस तरह इस रकबे को पैदावार के काबिल बनाया जा सकता है। किसान इस बात से बखूबी आगाह है कि सेम थोर ज़दा ज़मीनों में इस तरह की झाड़ियाँ तो उग सकती हैं मगर फसलें नहीं उग सकती, इसलिए वो ज़री मुदाखिल डालकर अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता। आपको सेम थोर ज़दा ज़मीनें अक्सर खाली ही नज़र आएंगी। कलर ज़दा 16 मिलियन एकड़ रकबे की बात करें तो इसका 42% हिस्सा पंजाब में, 35% हिस्सा सिंध, 21% हिस्सा बलोचिस्तान, जबकि तकरीबन 1% रकबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। सेम ज़दा इलाकों का जायजा लिया जाए तो 25 लाख काबिले काश रकबा इससे मुतासिर हो चुका है। 35% के साथ पंजाब सरे फहरिस्त है। सिंध में 40% रकबा सेम से मुतासिर है, जबकि 9% बलोचिस्तान और 6% खैबर पख्तूनख्वा का ज़री रकबा सेम की जद में है। ज़राई ज़मीनें सेम से बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। ऐसे इलाके जहां नहरी पानी दस्तयाब नहीं है और ट्यूबवेल का ज्यादा TDS वाला पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां भी ज़मीनें मुख्तलिफ इकसाम के कलर का शिकार हो रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भर में ऐसे रकबों पर भी कलर नमूदार हो चुका है जहाँ पानी की शदीद कमी है। सेम थोर की वजह से ज़मीनी हयातियात ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ज़मीन एक जानदार चीज़ है जो सांस लेती है, जो ऑक्सीजन लेती है, जिसे जिंदा रहने के लिए चंद ज़रूरी अनासर चाहिए। एक चम्मच मिट्टी का टेस्ट करवाने से आपको मालूम होगा कि इसमें अरबों की तादाद में जानदार अशिया मौजूद हैं जो जमीन को जिंदा रखे हुए हैं, और जब जमीन सेम या थोर की हालत में आ जाती है तो ये जानदार मर जाते हैं। अब ये जमीन मिट्टी नहीं बल्कि खाक है जिसमें कोई जानदार मौजूद नहीं है और इसमें कोई फसल भी नहीं उगाई जा सकती। माली नुकसान के साथ सेम थोर हमारे माहौल के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। थोर से मुतासरा जमीनों के करीब रिहाइश पजीर अफराद अक्सर खून की कमी, ब्लड प्रेशर, जिल्दी बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा रकबा जिसके ज़मीनी पानी का लेवल सतह ज़मीन के पास आ जाए, या यूँ कह लीजिए कि सतह ज़मीन और ग्राउंड वाटर का दरमियानी फासला 10 फीट से कम रह जाए, ऐसी ज़मीन को सेम ज़दा ज़मीन कहते हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये किसी नदी, नाले, दरिया या बारिश का नहीं है, बल्कि ये ज़मीन का पानी है जो रिस कर सतह ज़मीन के ऊपर आ चुका है। सेम ज़दा ज़मीन की खुसूसियात की बात की जाए तो आप देखेंगे कि ऐसी ज़मीन की सतह पर हमेशा पानी मौजूद रहेगा, या कम से कम पौधों की जड़ें पानी में रहेंगी जिससे जड़ें गल सड़ जाएंगी। इसके अलावा ज़मीन में मौजूद ज़मीनी हयातियात दम घुटने से मर जाएंगी और ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन मुर्दा हो जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे कि ज़मीन की सतह पर काला या सफ़ेद रंग का
कलर बनना शुरू हो गया है और अब ये वो स्टेज है जब आपकी ज़मीन मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुकी है और सॉइल रिक्लेमेशन के बगैर अब आप यहाँ काश्तकारी नहीं कर सकते। एक अहम सवाल कि ज़मीन सेम ज़दा क्यों होती है? पानी बुखारात बनकर हवा में तहलील हो जाता है और नमकियात जमीन की सतह पर छोड़ जाता है। ये नमकियात इकट्ठे होकर कलर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे जमीन नाकारा हो जाती है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम पाया जाता है। जहाँ जहाँ से दरिया और नहर गुजरते हैं उनके साथ पानी रिस कर जमीन में आ जाता है। इसके अलावा ज्यादा बारिशों की सूरत में भी नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से जमीन सेम की हालत में आ जाती है। अगर जल्द पानी का अखराज ना हो तो ये पानी जमीन को शदीद नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा समंदर के साथ वाक़े रकबा भी अक्सर सेम ज़दा ही रहता है। ऐसी सेम ज़दा ज़मीनें जिनमें मुसलसल पानी तो ना खड़ा होता हो मगर नमी बरकरार रहती हो, ऐसी ज़मीनों के लिए किसान 3 फीट गहरा घड़ा खोदें और 10-10 फीट के फासले पे पूरे एकड़ में खुदाई करके घड़े खोदें, उनमें ज़रखेज़ मिट्टी भर दें और उसके अंदर पौधे लगाएं। ये पौधा पूरी सेहत के साथ खड़ा हो जाएगा और आपको फ्रूट देगा। उसमें पौधे कौन कौन से लगाए जा सकते हैं ये आपको बताते हैं। सफेदा, पॉपुलर, खजूर, बांस, मैंग्रोव, कीकर, लाइफ प्लांट, जंगली केला, नीम के दरख्त वगैरह। इसके अलावा चंद ऐसी फसलें भी हैं जो किसान बराह रास्त जमीन पर काश्त कर सकते हैं, जैसे धान की फसल, कलर घास, बरमुदा घास, रोड्स घास, लंबी गंदम की घास, राई घास, सूडान घास, एलोवेरा, सरकंडे का दरख्त, चाइना गुलाब, चेरी वगैरह। किसान अपने अपने इलाके के हिसाब से इन दरख्तों का चुनाव कर सकते हैं। ये तमाम पौधे सेम ज़्यादा इलाकों में अच्छी ग्रोथ करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे किसान भाई इस तरह की सेम ज़दा बंजर ज़मीन को इस तरह की ज़रखेज़ ज़मीन कैसे बना सकते हैं बग़ैर किसी हुकूमती मुदाखलत के? आइए आपको चंद ज़रूरी इक़दामात बताते हैं। ट्यूबवेल या किसी भी जरिए से सेम ज़्यादा जमीनों से जल्द अज जल्द पानी का निकास करें ताकि वाटर टेबल डाउन हो सके। ऐसी फसलें लगाएं जिनको ज्यादा पानी चाहिए, यानी चावल, लंबे कद वाला चारा, कमाद, जंतर, सफेदा वगैरह। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लंबे कद वाले दरख्त लगाएं। दरियाओं और नहरों के बंद के साथ छोटे गहरे नाले बनाएं और जमीन वाली साइड पक्की करें ताकि पानी सीपिच करके जमीन में ना जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश और सैलाब के पानी को कम अज कम 100 फीट गहराई तक जमीन में फेंकें। सेम ज़दा ज़मीनों की साइंसी बुनियादों पर इस्लाह किस तरह हो सकती है और किसान किस तरह यहाँ फौरी तौर पर फसलें लगा सकते हैं और कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, ये सब जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं साइम रशीद साहब के पास। माहिर ज़राअत है साइम साहब और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के सॉइल स्ट्रक्चर पे। अस्सलाम वालेकुम सर, और बताइएगा कि किस तरह हम अपनी ज़मीन को, सेम ज़दा ज़मीन को सही कर सकते हैं। बेंजामिन साहब, सेम ज़दा ज़मीन का सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि ज़मीन में कौन सा सेम आपका है। अगर आपकी ज़मीन वाटर लॉग है, वाटर पानी नीचे से आपका ऊपर आ चुका है, तो उसमें तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि पानी का निकास किया जा सके और उसमें आप लगाएं, आप पॉपुलर लगा सकते हैं, आप उसमें यूकलिप्टस जिसे सफेदा कहते हैं वो लगा सकते हैं, जंगली कीकर लगा सकते हैं। ये ज़मीन के अंदर से पानी चूस लेते हैं और उसकी वजह से ये होता है कि वाटर लेवल आपका ड्रॉप हो जाता है। तो उसके बाद आपकी ज़मीन के अंदर ये प्रमाण चलते हैं और फार्मर को बग़ैर ज़्यादा मेहनत के ये उसको अच्छी एक इनकम हासिल हो सकती है। बांस है, बांस भी पानी बहुत मांगता है, लेकिन सेम ज़्यादा ज़मीनों में जो कि बांस होता है उसको नमकियात वाला पानी नहीं चाहिए होता, तो वो सेम ज़्यादा ज़मीनों पे नहीं लगाना चाहिए। गन्ना बहुत पानी मांगता है, लेकिन गन्ना भी ग्लाइकोफाइट है, तो उसको भी सेम ज़्यादा ज़मीनों पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा सर, एक तो सेम ज़दा ज़मीन है, दूसरा ये होता है कि ज़मीन का pH लेवल ठीक है, TDS ज़्यादा हाई नहीं है, यानी ज़मीन कलर ज़्यादा नहीं है, सेम ज़्यादा है, तो उसमें तो हम ये चीज़ें लगा सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप ना डिफाइन करें कि TDS क्या चीज़ होती है। सेम और चीज़ है, TDS और चीज़ है, कलर और चीज़ है और थोर और चीज़ है। इन सब चीज़ों को आप ना इनमें डिफ्रेंशिएट करें। अल्कलाइन, पंजाब की स्पेशली पाकिस्तान की 93% ज़मीनें जो सी हैं वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब होता है कि इन ज़मीन की जो pH है वो ज़्यादा है, 7.5 से ज़्यादा है, और इनके अंदर चूना जो सा है वो गैर हल पजीर चूना काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है। तो ये अल्कलाइन ज़मीनें हैं।
अल्कलाइन ज़मीनों के अंदर आपको जो इशू आता है, ज़मीन की बफरिंग जो पीएच होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो आपकी जो भी आप खाद इस्तेमाल करते हैं तो उस खाद को फिक्स करने की, यानी कि उसकी अलपजीरी को ख़त्म करने की कोशिश करती है, और जिसकी वजह से खादों की इफादियत पर आपकी कम हो जाती है। और आपको जो एफिशिएंसी होती है कि अगर आप 50 किलो खाद इस्तेमाल करें किसी तेज़ाबी ज़मीन के ऊपर, तो वही अगर ज़मीन आपकी अल्कलाइन होगी तो 50 किलो खाद का आपका जो इस्तेमाल आपको 20 किलो के बराबर मिलेगा। तो सेम को हम मज़ीद एलेबोरेट करते हैं कि सेम के बारे में कहा जाता है कि बाज़ इलाकों में ज़मीन में हार्ड पैन बन जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो नीचे नहीं जा सकता और पानी देखें, हार्ड पैन बनने की बड़ी वजह भी आपकी ज़मीन में कैल्शियम होता है, कैल्सी पैन कहते हैं, हार्ड पैन बनता है, नमकियात एक लेयर जमा लेते हैं, और उसकी बड़ी वजह भी क्या होता है कि नीचे से स्पेशली जो क्ले पार्ट ज़मीनें होती हैं जिनके अंदर पक्के वटके रकबे कहते हैं, उनके अंदर वाटर की नेचुरल मूवमेंट है कि पानी से वो ग्रेविटी की तरह से ऊपर से नीचे जाता है, और इसी तरह उसकी एक मूवमेंट होती है जो कि वो कैपिलरीज़ के ज़रिए नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो जितनी ज़मीन का स्ट्रक्चर जैसे टेक्सचर कहते हैं वो बारीक होगा, यानी कि क्ले होगा, उतना उसका वाटर का नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट्स की वो ज़्यादा हो जाती है। जब पानी ऊपर आता है और उसके आने के बाद जब उसको वो एवेपोरेट होता है तो वो अपने अंदर मौजूद नमकियात जिनको नीचे से लेके आता है उनको ऊपर छोड़ देता है, ठीक है, ये आपका कलर बन जाता है। लेकिन जब तक पानी स्टे करता है आपका सेम होता है। इसका हार्ड पैन किस तरह तोड़ा जाए? हार्ड पैन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले हार्ड पैन का तरीक़ाकार ये है कि आप चीज़ल का इस्तेमाल करें हल्का, और इसके अलावा आप ऐसी ज़मीनों में जहाँ पर आपको आप राई ग्रास लगा दें मुख्तलिफ स्पैन्स के ऊपर, ऐसी फसलें लगाएं जो कि डीप रूटेड होती हैं, या ऐसे दरख्त लगा दें पॉपुलर वगैरह के मुख्तलिफ मकामात पे 1 एकड़ के बंदों के ऊपर जहाँ से वो डीप रूटेड होते हैं, और वहाँ से जो आपका एक्सेस वाटर है उसको वाटर रिचार्ज मिल जाता है, वो नीचे चले जाता है ज़ेर ज़मीन। सर ये फरमाइएगा कि हमारे रकबे में सेम बढ़ती क्यों जा रही है, मुसलसल बढ़ रही है, कम होने की बजाय हमारे जो सेम ज़्यादा रकबे हैं ये बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सेम ज़्यादा रकबों के बढ़ने की मेन वजह ये है कि हमारे जो से वाटर चैनल्स हैं, नहरें या खाले हैं, वो सारे के सारे कच्चे हैं, मेजॉरिटी कच्चे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है 25 से 30% पानी जो सा होता है वो सीपेज करके, यानी कि ज़ेर ज़मीन उसका बह कर वो आपके साथ वाले रकबों में चले जाता है, वहाँ से वो अपना वाटर लेवल उसका इंक्रीज़ हो जाता है। अगर साथ वाले रकबे में आपके नमक ज़्यादा है, नीचे नमक है, तो वो पानी जब ऊपर चढ़ता है, लेवल बढ़ाता है, तो अपने साथ नमक भी ऊपर ले आता है। तो सेम ज़्यादा इलाकों का जो सबसे बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप इसमें नहरों के साथ साथ ट्यूबवेल लगाएं, और बजाय वो पानी जो सा है उसको आप पम्प करते रहें ताकि ज़ेर ज़मीन वाटर लेवल जो सा है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जहाँ पे आप देखें कि ज़मीनें ऐसी हैं कि जहाँ पे आपका ट्यूबवेल लगाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, और वो वाटर कोर्स से काफ़ी फासले पे हैं, तो वहाँ पर सेम नाले बनाए जाएँ ताकि जितना पानी भी है वो रस कर सेम नालों के ज़रिए ज़मीनों से बाहर अखराज हो जाए। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़मीन में हल पजीर और ना हल पजीर ज़रूरत से ज़्यादा नमकियात जब सतह ज़मीन पर आ जाएं, ज़मीन का ऑक्सीजन बंद कर दें और ज़मीन को जैम पैक कर दें, तो ऐसी सूरत हाल को कलराठी ज़मीन कहा जाता है। थोड़ ज़्यादा ज़मीन नमकियात में जकड़ जाने के बायस सांस नहीं ले पाती। नमकियात की ज़्यादती की वजह से पौधों का जड़ों के जरिए ज़मीन से खुराक लेने का अमल रुक जाता है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, पीएच बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो जाती है। कलर की इकसाम की बात की जाए तो आम तौर पर इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, काला कलर और सफ़ेद कलर। सफ़ेद कलर की पहचान और खसूसियात में ये चीज़ सर फहरिस्त है कि सतह ज़मीन के ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर नमूदार होना शुरू हो जाता है। सफेद कलर ज़्यादा जमीनों के नमकियात पानी में हल पजीर होते हैं। जमीनों की साख्त और ज़ाहरी हालत ज्यादा खराब नहीं होती। हल चलाना और दीगर बुवाई का काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। पानी देने पर ये जमीन सख्त नहीं होती। सफेद कलर ज़्यादा जमीन को बार बार पानी लगाकर हल चलाएं ताकि नमकियात जमीन में हल हो सके। जमीन में कोई ना कोई फसल काश्त करते रहें। सब्ज खाद और देसी खादों का ज्यादा इस्तेमाल करें। नमकियात को बर्दाश्त करने वाली मखसूस फसलें यानी जौ, चरी, रोड्स ग्रास, चावल और चुकंदर वगैरह की काश्त ज्यादा करें। काले कलर से छुटकारा हासिल करने के लिए किसान कुछ इस तरह के इकदाम कर सकते हैं। खेतों में मुसलसल मवेशी चराएं और अगर मुमकिन हो तो 1 से 2 हफ्ते तक
दिन रात भेड़ बकरियों को खेतों में ही रखें, यानी बैठक करवाएं। फी एकड़ 1 टन जिप्सम जमीन में डालें और ऊपर से भरवा पानी लगा दें। बार बार गहरा हल चलाएं ताकि सख्त जमीन को नरम किया जा सके। ज्यादा नमकियात बर्दाश्त करने वाली फसलें काश्त करें। जंतर की फसल को 3 से 4 फुट लंबा होने पर खेत के अंदर ही रोटावेट कर दें और फी एकड़ आधा बैग यूरिया खाद डालें और 30 दिन तक जमीन को सुहागा लगाकर छोड़ दें। जमीन में ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार बढ़ाने के लिए गला सड़ा गोबर और देसी खादों का ज्यादा इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में इस वक्त 9% से जायद रकबा, ओवरऑल रकबा थोर की ज़द में आ चुका है। मुख्तलिफ कलर्स की वजह से ज़मीनें बंजर हो रही हैं और इस बंजर ज़मीनें होने की वजह से किसान के मुदाखली अखराजात भी बढ़ रहे हैं और ओवरऑल नेशनल प्रोडक्शन में भी कमी वाक़ई हो रही है। हमारा फ़ी एकड़ पैदावार शदीद मुतासर हो रही है इससे। इसका इलाज क्या है और किस तरह किसान अपनी थोर ज़्यादा ज़मीनों को ओवरकम कर सकते हैं, हम साइम रशीद साहब के साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि जो कलर है इसकी कितनी किस्में हैं और ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जा रहा है और इसका क्या इलाज है? बिन्यामीन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये हम फार्मर को बता देते हैं कि पाकिस्तान का जो रकबा है तकरीबन कोई 20 करोड़ एकड़, रफली 190 कुछ मिलियन एकड़ है। उसमें से तकरीबन कोई 2 करोड़ एकड़ ज़मीन हमारी किसी न किसी तरह जो कि वो ज़मीन जो सी नमकियात का शिकार हो चुकी है, जिसमें कोई सलाइन है, कुछ आपकी यानी कि वाइट सफ़ेद कलर है, कुछ में काला कलर है, कुछ में आपके दोनों कंडीशन है, सफ़ेद भी है काला भी है। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो सलाइन साइल्स हैं, सलाइन के बाद सोडिक साइल्स हैं और सलाइन सोडिक साइल्स कहा जा सकता है। तो ये इसमें कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि हमारा मुकम्मल पानी जो सा है वाटर लेवल इतना नीचे से ऊपर बढ़ गया है कि उसने ओवरटेक कर लिया है, वो सतह ज़मीन पे आ चुका है। तकरीबन आपकी वो 10 लाख एकड़ से ऊपर ज़मीन ऐसी भी है और 30 लाख एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर आपके काला कलर जिसे थोड़ कहते हैं वो भी मौजूद है। बाकी ज़मीन आपकी कुछ कम या कुछ ज़्यादा वो नमकियात का यानी कि सफ़ेद कलर का शिकार होती जा रही है। अब कलर में क्या फ़र्क है? कलर जी सफ़ेद कलर कहते हैं, जिसे हम सलाइन कहते हैं, सॉइल्स कहते हैं। ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ऐसा ज़मीन को कहते हैं जिसकी पीएच सी होती है वो 8.5 से कम होती है और इसके अंदर जो सा आपकी बड़की मूसलियत जिसे कहते हैं वो 4 जो सी डेसी साइमन्स पर मीटर क्यूब से कम होती है। बड़की मूसलियत बेसिकली इस बात का तयन करती है कि कितनी ज़्यादा बिजली उसमें नमकियात में सरायत कर सकती है इस बना पे ज़मीन की, यानी जिसे आम जुबान में किसान इसी के नाम से और इनके अंदर जो एक्सचेंजेबल सोडियम जिसे काबिल तबादला सोडियम जिसे कहते हैं, नमक कहते हैं नहीं सोडियम, वो उसकी जो मकदार होती है शरह होती है 15% से कम होती है। और इसी तरह अगर आप जाते हैं जो काला कहते हैं कलर कहते हैं जिसे थोड़ कहते हैं, उसके अंदर आपका जो उनसे बड़की मूसलियत 4 से ज़्यादा होती है लेकिन कम होती है, लेकिन आपकी जो एक्सचेंजेबल सोडियम होता है उसकी जो सी शरह होती है वो 15 से ज़्यादा होती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सी पीएच होती है 8.5 से ऊपर होती है। अब कुछ रकबे ऐसे भी हैं जिनके अंदर बड़की मूसलियत जो सी है वो भी 4 से ज़्यादा है और आपका एक्सचेंजेबल सोडियम जो सा है यानी काबिल तबादला सोडियम वो भी 15 से ज़्यादा है। उनको हम सलाइन सोडिक साइल कहते हैं। अच्छा, अब ज़मीन काली क्यों होती है? ज़मीन में मौजूद नामियाती मादा होता है, वो जब नीचे से नमकियात ऊपर आते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट से मिलकर रिएक्ट करता है और एक काली सी लेयर बन जाती है। दोनों नमकियात हैं, ये जब नामियाती मादे से मिलते हैं रिएक्शन करते हैं तो एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ज़मीन आपको काली नज़र आती है। पाकिस्तान में जो आपको सलाइन साइल्स हैं वो मोस्टली जो सी हैं वो उनमें अक्टूबर से लेके मार्च तक आपको ज़्यादा नज़र आती हैं ज़मीनें, क्योंकि उस वक्त आपके खुशहाली का मौसम होता है, बारिशें नहीं होती और ज़मीन को भी आप पानी कम देते हैं। लेकिन उससे पहले मानसून के सीज़न में बारिशों की वजह से जितना नमक होता है नीचे चले आता है। सलाइन साइल का तो बड़ा आसान सा हल है कि आप अपनी ज़मीन अगर बेकार भी पड़ी हुई है उसके अंदर आप आपाशी करते रहें। अगर आप 1 फुट पानी फ़ी एकड़ दें मीठा पानी तो आपके 80% नमकियात जो से होते हैं सलाइन साइल के अंदर वो रूट लेवल से नीचे चले आते हैं। अगर आप 1-1 फुट करके 3 मरतबा पानी दे दें तो फसल की बिजाई से पहले तो ये 95% नमकियात उस पानी में हल होकर ज़ेरे ज़मीन चले आते हैं, रूट जोन से नीचे चले आते हैं और आप उसमें फसल काश्त कर सकते हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने धान है। धान की फसल में आप जब लगाते हैं कलर वाली ज़मीन पे तो पानी की वजह से धान भी ग्रो कर जाता है, उसके बाद उस फसल में आप आराम से गंदम भी लगा लेते हैं, बरसीम भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको धान अगले साल ना लगाएं और गंदम के बाद उसको पानी ज़्यादा मत दें और उसमें ऐसी फसल लगाते रहें जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो नमक ऊपर आ जाएगा और उसके बाद उस ज़मीन के अंदर आपको वाटर दोबारा ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसका एक तो ये तरीकाकार है। और इनमें जो सी आपकी सलाइन ज़मीनें इनके अंदर आप इस्तेमाल करें
अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, आप यूरिया फास्फेट, नाइट्रोफॉस, तेज़ाबी खाद इस्तेमाल करें, तेज़ाबी खाद सल्फर बेंटोनेट का इस्तेमाल करें। तमाम ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से जो हमारी ज़मीन की पीएच है वो बेहतर होगी और जो नमकियात हैं उनकी जो सी हल पजीरी है वो कम हो जाएगी और हमारी जो ज़मीन जो सी है वो बहाल रहेगी और उसकी जो खादों की एफिशिएंसी तेज़ाबियत की वजह से बेहतर हो जाएगी। सैम साहब, काले कलर को ज़मीन का मूजी मर्स भी कहा जाता है, तो काले कलर के सदेबाब के लिए क्या इक़दाम करें फार्मर? काले कलर का सदेबाब का सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसमें जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन हल वही है कि उसमें आप जिप्सम का इस्तेमाल करें। जिप्सम जो सा होता है ये आपका पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, तौंसा में, आपका इधर मियाँ वाली में, तौंसा में, खुशाब में, बकर में मिलता रहता है, नेचुरली मिलता है। आप जिप्सम का इस्तेमाल करें और जिप्सम के साथ पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप 3 एकड़ कितना जिप्सम डालना है और किस वक्त डालना है? जिप्सम का भी इस्तेमाल करना है, आपने फसल की बिजाई से पहले डालना है। कम से कम इसमें 6 हफ्ते का टाइम मिल जाए बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप 6 हफ्ते नहीं कर सकते, 1 महीने का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप जिप्सम ऐसे डालने कि अगर आप 1 टन जिप्सम पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप कम से कम उसको 1 एकड़ फुट पानी दें, फिर ही वो जिप्सम हल होकर ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाएगा, बहाली की तरफ लेके आएगा। अब मॉडर्न तरीके आ चुके हैं, मॉडर्न तरीके में बहुत से दूसरे केमिकल भी आ चुके हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया। कैल्शियम क्लोराइड को अगर आप पानी के उसके बंदे ऊंचे कर लें खेत के और उसके अंदर आप 1 फुट पानी खड़ा करके उसमें कैल्शियम क्लोराइड के 4 बैग 100 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड डाल दें, तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये पानी में मौजूद जो एक्सचेंजेबल सोडियम है उससे रिएक्ट करके उसको सोडियम क्लोराइड बना देगा, वो लीच डाउन हो जाएगा और आपकी ज़मीन जो सी है 12 से 18 इंच का जो सा ज़मीन का हिस्सा जब पानी खुश्क होगा वो इससे कलर से साफ़ हो जाएगा। ये इसका तरीकाकार है। तीसरा तरीकाकार ये है कि इसमें आप जो से नाम ऑर्गेनिक मैटर का उसका इजाफा करें, ऑर्गेनिक मैटर का इजाफा करते हैं ज़मीन के अंदर और अपनी ज़मीन के अंदर आप आपाशी लगातार करें, मीठे सोर्स की, मीठे पानी की आपाशी लगातार करते रहें। ये इसमें तरीक़ेकार हैं। एलिमेंटल सल्फ़र का इस्तेमाल करें। एलिमेंटल सल्फ़र बहुत बेहतर चीज़ है। सेम और थोर के अंदर बिजाई से पहले अगर आप एलिमेंटल सल्फ़र को इस्तेमाल कर लें, कम से कम थोर वाले रकबे पर बिजाई से आपने पहले ज़मीन की तैयारी में आपने 1 महीना पहले 100 किलोग्राम एलिमेंटल सल्फ़र का इस्तेमाल करें, जिसे सल्फ़र बेंटोनेट भी कहते हैं और 90% सल्फ़र भी कहा जाता है। सर, पाकिस्तान में ज़मीनें जो हैं वो मोस्टली अल्कलाइन हैं, तो जो हमारे फार्मर खादों का इस्तेमाल करते हैं वो भी अल्कलाइन खादें होती हैं, तो इस तरह वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहती। ये जो आपने सवाल किया है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सा इसका जवाब आएगा, इस पर बहुत तनकीद भी हो सकती है। हुआ ये कि पाकिस्तान में जो खाद फैक्ट्रियाँ लगाई गई, बड़े ग्रुप्स ने इनको इंपोर्ट किया और कारखाने लगाए गए, वो सारे के सारे वेस्ट से आए। वेस्ट की ज़मीनें मेजॉरिटी वो एसिडिक हैं, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए वो कारखाने बनाए थे जो कि उनके लिए ऐसी फर्टिलाइज़र बनाते थे जिसकी पीएच ज़्यादा हो, कि उनकी पीएच तो बहुत कम है, 4.5 है उसको, तो उनको पीएच को बढ़ाना पड़ता था। इनको वो जब कारखाने उन्होंने स्क्रैप कर दिए तो हमारे कुछ कारोबारी ग्रोहों ने, अदारों ने उन कारखानों को ले आए, पाकिस्तान में लगा दिया और हमें मजबूर कर दिया, गवर्नमेंट को भी अपने असरसों की वजह से और आवाम को भी, कि वो उन खादों का इस्तेमाल करें जो कि वो लोकली बन रही है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारी ज़मीन के लिए ज़हर कातिल हैं। तो क्या हल है इसका? इस तरह अगर हर कोई खामोश बैठा रहेगा तो हमारी तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। इसका हल यही है कि आप कोर्ट से रुजू करें, गवर्नमेंट पे मीडिया की कैंपेन चलाई जाए, कोर्ट से रुजू किया जाए और कोर्ट इन बात को सू केसेस किए जाएँ, जिस तरह पूरे वेस्ट में होते हैं कि इन कारखानों के प्रोडक्ट की वजह से एक फार्मर तो अनपढ़ है, फार्मर तो अगर पढ़ा लिखा भी हो तो उसको नहीं पता ना कि केमिकल कंपोजिशन क्या चीज़ है, क्या असरात आते हैं, 50 साल में क्या आएंगे। तो फार्मर के बिहाफ पे कोर्ट से रुजू किया जाए, अदारे हों, NGOs हों, NPOs हों, इवन गवर्नमेंट खुद करे और उनको इन कारखानों को जो से इनके खिलाफ केसेस किए जाएँ, इनसे दावे लिए जाएँ, तो ये भी मजबूर होकर अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर। आइए किसान भाइयों, आपको एक चार्ट की मदद से समझाते हैं कि ज़रख़ेज़ ज़मीन की क्या ख़ुसूसियात होती हैं, काले कलर वाली ज़मीन की क्या ख़ुसूसियात होती हैं और सफ़ेद कलर वाले ज़मीन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नॉर्मल या ज़रख़ेज़ ज़मीन की बात करें तो इसकी साख नरम होती है, जबकि काले कलर वाली ज़मीन इंतहाई सख्त होती है और सफ़ेद कलर वाली ज़मीन कम सख्त होती है। ज़मीन के रंग की बात करें तो नॉर्मल ज़मीन का रंग चॉकलेटी ब्राउन होता है, जबकि काले कलर वाली ज़मीन की सतह काली हो चुकी होती है और सफ़ेद कलर वाली ज़मीन पर सफ़ेद पाउडर नमूदार हो चुका होता है। ज़मीन के pH की बात करें तो नॉर्मल ज़मीन का pH 6.5 से 7.5 होता है, जबकि काले कलर वाली ज़मीन का pH 8 से ज्यादा होता है और सफ़ेद कलर वाली ज़मीन का pH 6 से कम होता है। नॉर्मल ज़मीन पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, जबकि काले कलर वाली ज़मीन में पानी बिल्कुल जज़ब नहीं होता। सफ़ेद कलर वाली ज़मीन
पानी कम जज़ब करती है। नॉर्मल जमीन में नमकियात भी नॉर्मल होते हैं, जबकि काले कलर वाली जमीन में गैर हाल पजीर नमकियात होते हैं, जबकि सफेद कलर वाली जमीन में नमकियात हाल पजीर होते हैं। नॉर्मल जमीन में जमीनी हयातियात या माइक्रोब्स जिंदा होते हैं, जबकि काले कलर वाली जमीन में माइक्रोब्स मर चुके होते हैं और सफ़ेद कलर वाली ज़मीन में नीम मुर्दा हालत में माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी यानी ईसी की बात करें तो नॉर्मल ज़मीन का ईसी 1.1 से 5.7 डेसीसाइमन फी मीटर होता है, जबकि काले कलर वाली ज़मीन में ईसी 16 डेसीसाइमन पर मीटर से भी ज़्यादा होता है और सफ़ेद कलर वाली ज़मीन में इसकी मिकदार 1.1 से भी कम होती है। नॉर्मल ज़मीन को ज़रखेज़ या लूमी सॉइल के नाम से जाना जाता है, जबकि काले कलर वाली ज़मीन को असासी ज़मीन या अल्कलाइन ज़मीन कहा जाता है। सफ़ेद कलर ज़दा ज़मीन को तेज़ाबी ज़मीन या एसिडिक सॉइल कहा जाता है। हमने इस प्रोग्राम में किसान भाइयों को सफ़ेद कलर और काले कलर की कुछ ज़ाहरी हालतें बताई हैं, मगर बेहतर यह है कि ज़मीन को ट्रीट करने से कबल आप अपनी ज़मीन का सैंपल लें, यानी 2 सैंपल लेंगे, एक 6 इंच से और दूसरा 12 इंच से। ये 2 सैंपल लेकर अपनी करीबी लैब में ज़मीन का टेस्ट करवाएं और वहाँ से जो रिज़ल्ट आए उसके मुताबिक अपनी ज़मीन को ट्रीट करें। ये टेस्ट हुकूमत की तरफ से सिर्फ 7 रुपये फ़ी सैंपल के हिसाब से तकरीबन मुफ्त में ही किया जा रहा है, तो किसान भाइयों को इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए। ज़िम्मेदारों को खाद, पानी और जिप्सम वगैरह की एडवाइजरी सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास ज़िम्मेदार आकर अपने सॉइल के सैंपल ले आते हैं और पानी के सैंपल ले आते हैं, फर्टिलाइज़र के सैंपल ले आते हैं। उसकी हम रिकमेंडेशन बनाकर ज़िम्मेदारों को देते हैं, जिससे मज़ीद जो है इस्लाह का अमल जो है वो जारी रहता है। हम इस वक्त ज़िला सरगोदा के नवाही इलाके माड़ी में मौजूद है और ये इलाका हज़ारों एकड़ रकबा इस इलाके का मुकम्मल तौर पर सेम की जद में आ चुका है और नाकारा हो चुका है। इस इलाके के किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ एरिया से आए हैं। उनसे पूछते हैं कि सेम के कंट्रोल के लिए क्या हुकूमत कोई इकदाम कर रही है। जी मियाँ साहब, जो सी ये हुकूमत आई है या पहले भी नहीं है, किसी ने सेम के बारे में हमारे जिस तरह आप आज आया है ना, कोई भी नहीं आ सका है। हमारा परेशान हाल बना। मेन वजह यह है सेम की कि हम तेल पा रहे, पानी कम है। पुराने ज़माने की 12 मिनट फी एकड़ सकेल है, खाले कच्ची हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन अच्छी भी है वो भी इसी की साथ में आ रही है। जी आप बताइएगा, हुकूमत ने कभी आपको सपोर्ट किया हो सेम को ख़त्म करने के लिए? नहीं जी, कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जी। सेम दे सन बड़े नुकसान हैं। मामूली बारिश भी होवे तो सेम दे विच सन चलना भी अजाब बन वैंदा। किसे पासे राह साढ़े ख़त्म हो वैंदे हैं, फसल साढ़े होए मर वैंदे हैं जी। बहुत तकलीफ है, किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट ने कोई इमदाद नहीं दी। जी आप कह रहे हैं कि कोई हुकूमत का नुमाइंदा, ना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा आपके पास है। इस वक्त हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक साबका ऑफिसर मौजूद हैं, नबी साहब। उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने कभी इस इलाके के लिए कोई प्लान दिया हो जिससे सेम कंट्रोल हो सके। जी सर। गवर्नमेंट की तरफ से इस सेम के सद्देबाब के लिए एक दफ़ा सन 70 की दहाई में गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगवाए थे कुछ सेम नालों के नज़दीक किनारे। जब वो ट्यूबवेल चले थे उस वक़्त सेम की कमी हुई थी, वाटर लेवल नीचे गया था, थोड़ी ज़मीनें अच्छी हुई थी, लेकिन चंद साल ट्यूबवेल चलने के बाद वो ट्यूबवेल ख़त्म हो गए, उनके सामान चोरी हो गए, वो इमारतें गिर गईं, वो मुलाजम चले गए, वो ट्यूबवेल बंद हो गए। फिर वही सेम उसी तरह इजाफ़ा हो रहा है उनके सेमों के अंदर। और सिर्फ इजाफ़ा नहीं हो रहा है बल्कि नए रकबे जो काश के काबिल थे वो भी सेमों की नज़र हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। यानी जो हमारे ऐसे रकबे जो ज़रखेज़ थे वो भी अब सेम की जद में आ रहे हैं। और जैसा नबी साहब ने फरमाया कि इसका इलाज है, हुकूमत ने जब 70s की दहाई में ट्यूबवेल्स लगाए थे और यहाँ से इजाफी पानी निकाला था तो ये रकबा ठीक हो गया था। इसका मतलब है कि अब भी अगर हुकूमत ज़रूरी इक़दामात करे तो ये रकबा बंजर होने से बच सकता है।
मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत की तरफ से सैलिनिटी प्रोग्राम चलाए गए। सबसे पहला सैलिनिटी प्रोग्राम 1964 में चलाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान भर में 16,000 ट्यूबवेल लगाए गए, जिन्होंने ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल कर नालों के ज़रिए दीगर इलाकों में फैलाया। इसके अलावा आलमी बैंक के ताउन से इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए 5 बैराजों और 8 दरियाओं पर लिंक कैनाल का नेटवर्क बनाया गया और 2 बड़े आबी ज़खायर मंगला और तरबेला डैम्स बनाए गए, ताकि इजाफी पानी जो सेम की वजह बन रहा था उसे कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत की तरफ से ड्रेनेज एंड रिक्लेमेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक खुसूसी इदारा बनाया गया, जिसने उफ़क़ी टाइल नकासी का तरीका मुतारफ करवाया। ये इदारा 1985 से 2017 तक काम करता रहा। 1997 से 2004 तक नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम चलाया गया, जिसका मकसद आबी पॉलिसी इस्लाहात, जमीनी पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए इस्लाहात और आबपाशी के नेटवर्क को बेहतर बनाना था। इन प्रोग्राम्स के अलावा भी हुकूमत की तरफ से दर्जनों प्रोग्राम्स चलाए गए, जिनका मकसद सेम थोर को कंट्रोल करना था, मगर किसान हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नज़र नहीं आते। हमारे साथ ज़िला सरगोदा के एक बड़े फार्मर मोहम्मद इरफान नज़ीर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर हुकूमत ने सेम की रोकथाम के लिए बरवक्त इक़दामात ना किए तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असरात बड़े जी नैगेटिव पै रहे ने। इकनॉमिकली ज़मींदार जिहड़ा है बड़ा जल्दी नाल कमज़ोर हो रहा। ये जितनियां ज़मीनां तुसीं फिलहाल देख रहे हो, जितनियां पिछों देख के आए हो, ये सारियां ग्रोथ कर दियां, सारियां इनकम दे दियां। ज़मींदार दा सारा डिपेंड इन्हां ज़मीनां ते, लेकिन ये काफ़ी अरसे तो बाद जिवें जिवें बन रहा काम, ये सारा कुछ फॉल आउट हो रहा इन्हां दा। ज़मींदार कमज़ोर हो रहा और दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर हो रहा। तो फिर जो ज़मींदार हैं इस इलाके के, उनका गुज़र बसर कैसे चल रहा है? ज़मीनें तो अब ये पानी की जद में आ चुकी हैं। उन्होंने गुज़र बसर बस हैंड टू माउथ ही है। ज़ाहिर गल ज़मींदार है, उन्होंने डिमांड भी है, उन्होंनी ज़रूरत ज़्यादा है ने, लेकिन उसके बावजूद मस्से गुजारा कर रहे हैं बस। तो क्या मसला है? हुकूमत यहाँ कुछ नाले अगर बनवाए और कोई चंद ट्यूबवेल्स लगवा दे तो ये मसला हल हो सकता है। हो क्यों नहीं रहा? यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, MP MNA हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। नहीं, कोई भी नहीं नुमाइंदे के जेडे अवामी नुमाइंदे ने कोई भी नहीं तवज्जो करती। गवर्नमेंट भी नहीं करती। गवर्नमेंट उन्हें हाईलाइट कर दी उन्हें इशू जेडे वोटां में उन्होंने काम आते हैं। मौके पर अगर बिजली नहीं है कोई इस किस्म की, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ने। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के कोई पॉलिसी नहीं, तो ये ज़मींदार वास्ते किदों आने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्रीकल्चर की जो भी डेवलपमेंट का काम है वो लॉन्ग टर्म ही होता है। शॉर्ट टर्म में किसी किस्म की एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सरगोदा डिवीज़न का 35 से 40% हिस्सा सेम थोर से मुतासिर हो चुका है और इस वक्त हम सरगोदा डिवीज़न के एग्रीकल्चर डायरेक्टर शाहिद हुसैन साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या वजह है कि इतने बड़े स्केल पे इस डिवीज़न का रकबा क्यों मुतासर हुआ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि सरगोदा जो डिवीज़न है ये 4 अजला पर मुश्तमिल है। इसमें मियाँ वाली है, बकर है, खुशाब है और सरगोदा है। तो जो हमारे साल्ट रेंज के जितने पहाड़ हैं उनके नीचे सारे नमकियात हैं, तो वो नमकियात जो पानी के अंदर असरियत करके हमारी ज़मीनों को ख़राब कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे ज़मीनों के अंदर नमकियात की मकदार ज़्यादा हो चुकी है और आजकल स्मोक का इशू है। तो मेरे काश्तकार को कहूँगा कि जो फसलों की बाक़ियात है अगर वो ज़मीन में दफन कर दे, जलाएँ नहीं बल्कि ज़मीन में दफन करें, तो उनमें ज़मीन की नामियाती मादा बहाल होगा और जो हमारा कलर का प्रॉब्लम है, जो हमारे ज़मीन की फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जिप्सम की अगर 100 बैग फ़ी एकड़ इस्तेमाल करके भरपूर तरीके से हल चलाकर अच्छा पानी लगा दिया जाए तो जितने नमकियात हैं जो कि पानी के अंदर हल होकर सतह ज़मीन से हमारी 1 फुट की जो ज़मीन होती है, इसको एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, तो वो नमकियात नीचे चले जाएंगे, हमारी 1 फुट की जो तय है फर्टाइल हो जाएगी और काश्तकार उधर अच्छे तरीके से फसलें काश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान ज़्यादातर एरड और सेमी एरड रीजन में मौजूद है। यहाँ पे बारिश की मिकदार एवापो ट्रांसपिरेशन जो होती है उससे कम होती है, तो वो कलर जो है ऊपर पौधों की जड़ों में आ जाता है, जो पौधों की या फसलों की नशो नुमा है उसको मुतासर करता है और ज़मीन की जो तबी ख़वास है उन पे भी असर अंदाज होता है। एरड का मतलब यह है
कि वो इलाके जिनमें 10 इंच से कम बारिश होती है, यानी खुश्क इलाके, वहाँ पे मसला है। और सेमी एरिड जहाँ 10 इंच से 20 इंच तक बारिश होती है, वहाँ पे ये मसाइल ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर कलराठापन ज़्यादा, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इन एरिड और सेमी एरिड एरियाज जो दुनिया में जहाँ भी हैं वहाँ पे कलराठेपन का मसला है। कलर जो है ये आम तौर पे कलराठी ज़मीनें 3 अक़साम हैं इनकी। पहली है सफ़ेद कलर, उसमें आप देखें सर्दियों में सफ़ेद कलर ज़मीन के ऊपर वाइट किस्म का आया होता है। सफ़ेद कलर जो है जो हल पजीर नमकियात ज़मीन में होते हैं इनमें, और इसको सिर्फ हम पानी लगा हल चलाएँ गहरा और पानी लगा दें तो उससे ये मसला हल हो जाता है। कोई फसलात भी लगाई जा सकती हैं, जैसे धान है या जैसे बारले है, कलराठी घास होती है, कलर घास के नाम से कहते हैं उसे, वो भी लगाए, उससे भी ज़मीन जो है ठीक हो जाती है बायोलॉजिकल में। और जो रूढ़ी वगैरह है वो डाली जा सकती है, जो फसलों के बाकियात हैं उनको आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक फ़िज़िकली, एक तो ये फसलों के ज़रिए आप उनको ठीक कर सकते हैं, ज़मींदार की इनकम भी बढ़ सकती है। दूसरा फ़िज़िकल मेथड, फ़िज़िकल मेथड में आप उनको सब सॉइल यानी गहरा हल चलाएँ। तीसरी जो बताई मैंने बाड़ा और थोर वाली ज़मीनें, अगर बाड़ा किस्म का बाड़ा है, सोडिक है और सेलाइन सोडिक है, तो आपको जिप्सम अमेंडमेंट या जिप्सम सॉइल अमेंडमेंट, जिप्सम हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ़र हो, ये आपको ज़रूर ये डालना पड़ेगा। इसकी मकदार का तयन लेबॉरेटरी से होता है। तो इसकी वाहिद हल ये है कि इरिगेशन वाटर बेहतर हो, और वो इसी सूरत में बेहतर हो सकता है कि नहरी पानी मैक्सिमम मकदार में मिले और ज़्यादा टाइम तक मिले। इस नहरी पानी तो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो इसको सारा मैनेज करता है। तो उनसे बल्कि लास्ट मीटिंग में उनसे ये डिस्कस किया था कि जिस तरह आप अपना एक रोटेशनल प्रोग्राम बनाते हैं ना, कि किस एरिया को पानी कुछ दिन के लिए रोकना है, किस एरिया को नहीं रोकना, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें एक ज़िम्मेदारान जो हैं वो उनको शामिल किया करें, ताकि उनको पता हो कि किस एरिए में इस वक्त ज़रूरत है पानी की या किस एरिया में ज़रूरत नहीं है पानी की। मुख्तलिफ इलाकों में हमने विज़िट किया और मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ किसानों से मिले। इंतहाई मायूसी हुई। हमारा किसान बिल्कुल नहीं जानता कि सेम ज़दा रकबे को किस तरह खुश्क करना है और कलर ज़दा रकबे को किस तरह ज़रखेज़ बनाना है। हमारे हुकूमती इदारे इस पर बिल्कुल खामोश हैं। कोई प्रोजेक्ट इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से नहीं चलाया जा रहा, और अगर इसी तरह सारे इदारे और किसान खामोश रहे तो आइंदा बहुत जल्द 10 से 20 सालों में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। अब हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे सियासतदानों को सोचना होगा कि हम सेम थोर से किस तरह जान छुड़ाएं और पाकिस्तान का 10% रकबा जो इस वक्त सेम थोर की जद में आ चुका है उसको 20% होने से कैसे बचाएं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। साइम साहब, आपके टाइम का शुक्रिया। फरमाइएगा, इस वक्त जो मार्केट में काली गंदम के बड़े चर्चे हैं, जो किसान हैं वो धड़ाधड़ इसको लगा रहे हैं और हुकूमत की पाबंदी के बावजूद लगा रहे हैं, क्या नुकसानात होंगे फ्यूचर में इसके? देखिए, काली गंदम के मतलब एक हाइप क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान में कि जैसे ये कोई मफूकुल फितरत गंदम है, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा हमारी सेहत को। और इसका जो बीज इस वक्त है 22,000 से लेकर 6,000 तक आ चुका है। पहले 22,000 बिकता है आज से 2 हफ्ते कबल, और इस वक्त भी 6 से 8,000 रुपये फ़ी किलोग्राम कीमत है। ये एक और स्कैम है, हमें इसको सख्ती से तलफ़ कर देना चाहिए। काली गंदम नहीं उगनी चाहिए। ये हमारी जो जर्म प्लाज्म है, पाकिस्तान का जो वीट का जर्म प्लाज्म है वो बिल्कुल प्योर है, खालिस है, और वो अरबों डॉलर की इसकी मालियत है, और उसको ये सारी की सारी जो ब्लैक वीट है उसको पल्यूट कर देगी। सर, हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर बैन है और जो महकमा ज़राअत है वो तशहीर भी कर रहा है। हमारी चंद रोज़ कबल जो मिनिस्टर हैं ज़राअत के, उनसे भी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स ना लगाएं। तो ये गवर्नमेंट कोशिश क्या होती है? गवर्नमेंट ने तो इम्पोज करनी होती है एक चीज़। कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गवर्नमेंट ने कि ये ना लगे गंदम? अनफॉर्चुनेटली से जी ये कोशिश भी रहती है गवर्नमेंट की, इम्पैक्ट तो आता ही नहीं है। बहुत आसान तरीक़ाकार है जी कि गंदम के पौधे से तो आप पहचान नहीं कर सकते कि वो काला है गंदम का पौधा है कि या वो ब्राउन वीट है, गोल्डन वीट है हमारी। मार्च के महीने में आपकी जब सिट्टे तैयार हो जाएंगे, उस पर आपको साफ़ नज़र आएगा, तो उस पर काली गंदम के खेतों को आप तरफ कर दें। आप लोकल पटवारियों की जिम्मेदारी लगाएं, ज़राअत अफसरों की जिम्मेदारी लगाएं, जो फील्ड असिस्टेंट है आपके इस वक्त हज़ारों के हिसाब से महकमा ज़राअत में उनकी जिम्मेदारी लगाएं। लेकिन होगा क्या, उस वक्त
उस वक्त ये करप्शन होगी, रिश्वत ली जाएगी और इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, किसान भाई मोहतात रहें क्योंकि हुकूमत ये काम कर सकती है, आपकी खड़ी फसल को तबाह कर सकती है। साइम साहब, इस वक्त जो गंदम की स्टेज है वो शगुफ़े बनाने की है, टिलरिंग इंक्रीज़ करेगी गंदम, लेकिन नाइट्रोजन के इस्तेमाल से, तो नाइट्रोजन इस वक्त जो है वो मार्केट में मिल रहा है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन कीमत है 2250 रुपये, उस पर नहीं मिल रहा, 3000 रुपये तक मिल रहा है। तो किसानों ने अगर यूरिया कम डाला तो हमारी कितनी पैदावार मुतासर होगी इससे? बिन्यामिन साहब, ये पिछले साल से ही नाइट्रोजन का, आपको स्पेशली यूरिया की कमी का हम शिकार है, और जब हमारा पीक डिमांड पीरियड आता है तो यूरिया नापेद हो जाती है। हो ये रहा है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, पिछले साल भी दी, इस साल भी इनको अदारों को, मैन्युफैक्चरिंग अदारे जो उनसे यूरिया बनाने वाले हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, और इसके अलावा आपके नाइट्रोजन के बनाने वाले दीगर अदारे, पाक अरब है, दाऊद हरकुलिस है, इन लोगों को सब्सिडी दी। ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने अपने हाई प्रॉफिट के जो इनके प्रोडक्ट हैं, जिसमें नाइट्रोफास है और डीएपी वगैरह है, उसको बाइंड कर दिया है यूरिया के साथ। अगर आपने 3000 बैग यूरिया का ऑर्डर किया है तो आपको 1000 बैग नाइट्रोफास या डीएपी लेना होगा हाई प्राइस पे। साइम साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फार्मर लेने जाता है तो उसको नहीं मिलती, और जब वो 500 रुपये फ़ी बैग ज़्यादा ऑफर करता है तो फिर निकल भी आती है गोदामों से। इसका मतलब है कि अगर शॉर्टेज है तो फिर उस वक्त भी ना निकले। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। पिछले साल भी पाकिस्तान ने 2021 के अंदर 2020 की निस्बत 11% यूरिया ज़्यादा मैन्युफैक्चर की थी, और इस साल भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। एक तो पिछले साल भी इसके ऊपर हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपकी स्मगलिंग हुई, अफगानिस्तान बहुत यूरिया गया, ईरान बहुत यूरिया गया, उसमें हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ। इसको अगर रोक भी दिया जाए तो इसके ऊपर एक मजबूत हिकमत अमली चाहिए थी, और हम तो गवर्नमेंट को पिट रहे थे, तमाम गवर्नमेंट को इस बात की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एज़ यूजुअल कि जब तक हमारे आग लगती नहीं है हम आग बुझाने की फिक्र नहीं करते। हमने देखा कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा रेट जो था वो चावल की, अगर मुंजी की बात करें तो कायनात का था, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये तक गया था जब किसान के पास थी। और अब जब किसान से ये प्रोडक्ट निकल गई है, प्रोसेसर के पास आ गई है और डीलर्स के पास आ गई है, तो उसी चावल की कीमत जो है वो 10 से 12,000 रुपये हो गई है। 50% से ज़्यादा मार्जिन जो है वो प्रोसेसर ले गया है। 50% मार्जिन की बात नहीं हो रही, प्रोसेसर 200% मार्जिन लेके जा रहा है, और सारा वजन आ रहा है कंज्यूमर की पॉकेट पे। किसान को उसकी फसल की सही पैदावारी लागत नहीं मिलती, और कंज्यूमर को उसकी जो खुराक मिलती है, दस्तियाब होती है, वो मार्केट से यानी कि पैदावारी लागत से कई गुना ज़्यादा होती है। तो दरमियान में कौन खा रहा है? मिडल मैन खा रहा है। मिडल मैन कौन है? मिडल मैन फिर वही माफिया है जो कि इस बात से बिल्कुल उसका कोई तल्लुक नहीं है कि कंज्यूमर पे, आम आवाम पे क्या बीती है, फार्मर पे क्या बीती है। उनको इस बात से गर्ज है कि अपनी तिजोरियाँ भर लें। सर, तकरीबन 2 माह गुजर गए हैं किसानों ने जो इस्लामाबाद में धरना दिया था, किसान इत्तेहाद और मुख्तलिफ तंजीमों ने। उस वक्त जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे किसानों के साथ वो पूरे नहीं हुए, और सुना है, ज़राए से मालूम हुआ है कि इस वक्त जो किसान इत्तेहाद है वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में किसान अब दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? जनाब, ऐसा है कि इसमें मुस्तद इतलात हैं मेरे पास, और वो इतलात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम आपके जो बिजली के बिल्स हैं उनको डेफर्ड कर देंगे और उनकी अंदर उनका रेट रिवाइज़ कर देंगे। तो फार्मर्स ने वो बिल नहीं दिए, तो 7-7, 8-8 लाख महीने का बिल इस वक्त 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख बन चुका है आम फार्मर का। और जो फार्मर ज़रा बड़ी होल्डिंग के मालिक हैं उनका बिल तो करोड़ों में जा चुका है। अब फार्मर कहता है कि आपने हमसे कमिटमेंट की थी तो आप उसको डेफर करें या पेमेंट को रिवाइज़ करें। यूनिट जो 46 रुपये का उसको आप लेके आए 13 रुपये में, जो उनका फैसला है, या 8 रुपये जो डिमांड की गई है। तो गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, तो किसान इस वक्त गंदम की बिजाई से फारिग हो चुके हैं, और वो बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि नेशनल हाईवेज़ को ब्लॉक किया जाए और दोबारा से मार्च किया जाए, मार्च करो इस्लामाबाद की तरफ किया जाए। और इस मरतबा किसान जो से वो बड़े भरपूर इरादे के साथ आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी वापस नहीं जाएंगे। मतलब राना सनाउल्लाह साहब को भी मैं कह रहा हूँ, सर आप लोग खोज के नाखुन लें, आप सूबाई गवर्नमेंटों से डायलॉग करें, ज़राअत सूबाई मसला है, सबको एक पेज पे लेकर आएँ और किसानों के मसाइल हल करें। साइम साहब, इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 3500 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पे ये 4000, 4500 तक भी बिक रही है। और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली हुकूमत पंजाब है, हुकूमत पंजाब ने गंदम की सरकारी कीमत का ऐलान तक नहीं किया। 2250 रुपये की अभी बात चल रही है, तो ये कहाँ तक प्राइस जाएगी? देखिए, ये फिर वही नाअहली की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करना होता है आपके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की तरफ से कि ये जो प्राइस है इसको अनाउंस कर दिया। अभी आपके हाल में शुगर केन की प्राइस, शुगर केन के क्रशिंग सीज़न को इन्होंने 15 दिन लेट किया, बल्कि 20 दिन लेट किया, और जो डेट अनाउंस की उससे 3 दिन पहले इन्होंने प्राइस अनाउंस की। तो उसका क्या नतीजा निकला? शुगर माफिया को आपने सपोर्ट किया, आपने किसानों को नुकसान पहुँचाया, अरबों रुपये का नुकसान हुआ।
वही आप गंदम में करने जा रहे हैं। मतलब क्या हर्ज है, इस पर गंदम काश हो चुकी है, अगर आप स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस कर दें तो किसान को पता चल जाएगा अभी कि मेरी पैदावार जो सी है मुझे इतने पैसे दिलवाएगी, तो वो अभी से उस पर खर्चा कर सकता है, पोटाश डाल सकता है, यूरिया डाल सकता है, महंगी फर्टिलाइजर डाल सकता है, स्प्रे कर सकता है, पैदावार बढ़ाने के इकदाम कर सकता है। आइंदा हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, इसके लिए आपको लिए चलते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम के पास। जी साहब फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है आइंदा हफ्ते मौसम की? जी शुक्रिया बिनियामीन, आपने मुझे मौका दिया। आने वाले जो वीक है इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब में हैं, जिनके जो मैदानी इलाके हैं, इनमें फैसलाबाद, लाहौर और इस तरह जो जनूबी पंजाब के हमारे इलाके हैं, बावलपुर और मुल्तान वगैरह, साहिवाल, इनमें आने वाले वीक में शदीद धुंध होगी और इससे विजिबिलिटी भी काफ़ी ड्रॉप होने का चांस है। और पंजाब में आने वाले वीक में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो हमारे पुठवार के रीजन हैं, जैसे इस्लामाबाद के इलाके हैं, रावलपिंडी के, जेहलम, अटक, इनमें कोई हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह अगर हम KPK की बात करें तो आने वाले वीक में अपर जो KPK हमारे पेशावर या चित्राल, मालक एंड नौशहरा वगैरह, इनमें हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह लेकिन उनमें जो मैदानी इलाके जैसे पेशावर वगैरह है, इनमें भी धुंध का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है आने वाले वीक में। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं आने वाले वीक में, और इसमें धुंध हो सकती है। सखर, नवाब शाह वगैरह, इनमें सारे धुंध, काफ़ी डेंस धुंध के चांसेस है। और इस तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में काफ़ी ठंड पड़ेगी। हमारे जो कोयटा वगैरह के इलाके हैं उसमें हल्की बारिश है अगले वीक के दौरान। असम साहब, अगर मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत की बात की जाए, फॉग की बात की जाए, तो किस इलाके में क्या सूरत हाल है, ज़रा तफसील से बता दीजिएगा। KPK की बात करें तो इसमें टेम्परेचर जो अपर KPK के इलाके हैं, जैसे मालक एंड चित्राल वगैरह, इसमें माइनस में टेम्परेचर चले जाएंगे और -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और हमारे कोयटा वगैरह में टेम्परेचर जो है उसमें माइनस है, जैसे ज़ियारत, कोयटा, इसमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाएंगे। इस तरह अगर सिंध की बात की जाए तो कराची वगैरह में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कोई 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह जो दूसरे इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं सिंध के, उसमें भी टेम्परेचर कोई 15 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आ जाएगा। जी साहब, आपने सुना कि अगले हफ्ते का मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और सर्द रहेगा। चौधरी असलम साहब हमें बता रहे थे, बताइएगा किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है? देखें, ये बड़ा अच्छा मौसम है गंदम के लिए। किसानों को चाहिए कि अपनी इस वक्त मेजोरिटी जो फसल काश्त हुई थी 15 नवंबर तक, उसको पहला पानी देने का वक्त आ चुका है। पहले पानी पे भरपूर फर्टिलाइज़र दें साथ, और अगर उनको यूरिया नहीं मिल रही तो इस वक्त नाइट्रोफास जो सी है वो बड़ी कम कीमत पर दस्तियाब है, 45 रुपये में बैग मिल रहा है, तो वो 2 बोरी नाइट्रोफास डाल सकते हैं। उससे उनका ये होगा कि उनको यूरिया की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और साथ फास्फोरस की कमी भी जो कि पिछले साल से हमें चलती आ रही है वो पूरी हो जाएगी। जी साहब बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। प्यारे किसान भाइयों, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।